ये जो चैप्टर है ये पीछे वाले दोनों चैप्टर के कंटिन्यूएशन में चैप्टर आता है। कैसे आता है वो आपको समझ में आएगा। पीछे हमने दो चैप्टर पढ़े। पहला चैप्टर था डाइजेशन से रिलेटेड, दैट इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम, और उस पूरे चैप्टर का नाम था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टिव सिस्टम में ओके, शांत रहो। जो तुम्हारे लिए सही है वो सही होगा, मेरे लिए भी कुछ सही मायने रखता है। मुझे ऐसे पढ़ाने दीजिए और आप केवल सुनिए। कुछ बच्चे हैं जिनको ऑनलाइन में तकलीफ है, ब्लैक वाले में बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं आ रहा, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा है वीडियो ऑनलाइन बन रहा, तो उनकी भी सुन लेते हैं। आप लोग तो बैठ के देख ही रहे हो। तो हम लोगों ने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें न्यूट्रिएंट मिले और इन न्यूट्रिएंट को हमने किया एब्जॉर्ब। इसके बाद दूसरा सिस्टम मिला जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम से हमको मिली ऑक्सीजन। तो आज चैप्टर यहीं से शुरू होता है कि जो तुमने डाइजेस्टिव सिस्टम में न्यूट्रिएंट पाए हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन पाए हैं, एक्चुअली जाते कहाँ हैं? तो बोलते हैं न्यूट्रिएंट हो कि ऑक्सीजन हो, दोनों ही जाते हैं सेल में। और सेल में इनका होता है मेटाबॉलिज्म। क्या होता है बेटा? मेटाबॉलिज्म। और इस क्या हो गया बेटा? बताओ बताओ बताओ, क्या हो गया? खड़े हो, खड़े हो जाओ, खड़े हो। क्या हो गया बताओ, हम लोग भी हंस लें। क्या हो गया बेटा? आप भी, आप खड़े हो। क्या हो गया? कोई जोक क्रैक किया इसने मेरे ऊपर? हाँ, टीचर पे जोक क्रैक नहीं करते बेटा, गलत बात होती है। बैठो, हम है ना अपने ऊपर जोक क्रैक करने के लिए। तुम्हें मन करे कि सर जोक सुनाओ तो बताओ तो सर, काला को लूटा बैगन लूटा। वो कह रहा आज सुबह एक बच्चे ने कहा सर आज आपने पीली पीली शर्ट पहनी और आप काले हो, बिल्कुल टैक्सी लग रहे हो। तो काला पीला, अरे जौन पीला है तौन मनाओ। और तुम तो आज से मेरे से बात मत करना। तुमने आज किसी को मारा? मारा तुमने किसी को? किसी से? बस आज के बाद से तुम बिल्कुल पूरी तरीके ना, नो नो सॉरी क्या होता है? तो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिएंट मिले और रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन मिली, और दोनों कहाँ गई? सेल में। सेल में क्या हुई? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होने पर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बने, जैसे कल मैंने बनाए थे आपको। और वेस्ट प्रोडक्ट में हमारे पास मेन वेस्ट प्रोडक्ट बना कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा कुछ नाइट्रोजन वेस्ट बने। एनसीईआरटी इतनी बढ़िया बुक है कि वो यहीं से शुरू करती कि आपको हर कोशिका तक, हर सेल तक ये दो चीजें पहुंचानी है। बोलो क्या? न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन। और हर कोशिका से ये दो चीजें निकालनी है। वेस्ट प्रोडक्ट में क्या? CO2 और नाइट्रोजन। अब ऐसा तो है नहीं कि हर कोशिका को आप रोटी खिलाने चले गए कि तुम खा लो, तुम्हें न्यूट्रिएंट चाहिए, हर कोशिका को ऑक्सीजन दे रहे हो, नहीं कर रहे। हम सबको मालूम है ये हम कैसे करते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ऐसे सांस लेते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। तो बोलते हैं हमारे पास देयर मस्ट बी अ सिस्टम, वो एक सिस्टम होना चाहिए जो के
पास ये चीजें पहुंचाए। और साथ में एक सिस्टम ऐसा भी है, वो वही सिस्टम होना चाहिए जो उन कोशिकाओं से इन चीजों को ले आए। किसको पहुंचाए? न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन। और किसे ले आए? वेस्ट प्रोडक्ट। और बोलते हैं ये जो सिस्टम होगा इसे बोला जाएगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखो मैंने बचा है सर्कुलेटरी सिस्टम लिखना, मैंने नहीं लिखा हूं सर्कुलेटरी सिस्टम, मैंने क्या लिखा? ट्रांसपोर्ट। सो देयर मस्ट बी सम ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हमारे पास एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना ही चाहिए जो क्या लेके जाए? और ऑक्सीजन। कहां तक? और क्या लेके आए? CO2 और नाइट्रोजन वेस्ट। तो इट इज टू एंड फ्रो मूवमेंट। टूवर्ड्स मतलब टू, एंड फ्रो मतलब अवे। दिस इज टू एंड फ्रो मूवमेंट हमारे को चाहिए जो कोशिकाओं तक चीजों को लेके जाएं और कोशिकाओं से चीजों को लेकर के आए। क्या लेकर जाएं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्या लेकर आए? वेस्ट प्रोडक्ट और नाइट्रोजन। और बोलते हैं इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ही हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। बोलो क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम के इस प्रोसेस का नाम है सर्कुलेशन। क्या नाम है? सर्कुलेशन। और जो हमारे चैप्टर के नाम में से एक नाम है, बताओ पहला क्या नाम है? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। याद रहेगा? तो अभी मैंने बॉडी फ्लूइड के बारे में डिफाइन नहीं किया, किसके बारे में किया? सर्कुलेशन। सो व्हाट इज सर्कुलेशन? देयर मस्ट बी अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन विच there is a fluid which can carry the nutrient and oxygen towards the cell, and it will remove the waste product from the cell. It is to and fro movement towards the cell and away from cell. NCERT is such a good book. तो बोलते हैं कि जितना सिंपल ऑर्गेनिज्म ये सर्कुलेटरी सिस्टम उतना ही सिंपल। तो बोलते हैं अगर मैं सिंपल एनिमल की बात करूं, क्योंकि प्लांट की बात नहीं चल रही, प्लांट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैं अलग पढ़ा चुका हूं। प्लांट के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मैंने पढ़ाए थे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, और तो वो ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये ट्रांसपोर्ट है एनिमल में। किसमें? एनिमल। तो बोलते हैं सिंपल एनिमल्स में द सर्कुलेटरी सिस्टम विल बी सिंपल सर्कुलेटरी सिस्टम। सिंपल सर्कुलेशन होगा। और इन सिंपल सर्कुलेशन में बॉडी फ्लूइड के बजाय, अलावा बोला कि बजाय, बॉडी फ्लूइड के बजाय वाटर यूज होगा एज अ फ्लूइड फॉर सर्कुलेशन। क्या यूज होगा? वाटर। एंड इट डिपेंड अपॉन कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है। ऑर्गेनिज्म अगर सिंपल है तो क्या यूज करेगा? वाटर। और अगर ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स है, कैसा है? कॉम्प्लेक्स। या फिर बेटा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में हायर एनिमल हो गया और हायर, सिंपल में भी हायर एनिमल हो गया है, तो याद रखना कॉम्प्लेक्स लोग इस वाटर की जगह बॉडी फ्लूइड को यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बॉडी। सो वाटर और बॉडी फ्लूइड और सेम थिंग और डिफरेंट। तो इस पॉइंट तक पहुंचने के पहले मुझे ये सब चाहिए, इसलिए मैं इसको रोक देता हूं कि मैंने ये नहीं पढ़ा। मैं ये मानता हूं कि बॉडी में सेल की तरफ और सेल से दूर दो तीन चीजें लेके जानी और लेके आनी। बोलो क्या लेके जाना है? कहां पर? क्या लेके आना है? वेस्ट प्रोडक्ट एंड नाइट्रोजन। कहां से? और ये करने के लिए हमें क्या चाहिए? जो ट्रांसपोर्ट कर सके किसका? न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन। कहां की तरफ? और जो क्या लेकर आ सके? वेस्ट प्रोडक्ट और नाइट्रोजन वेस्ट। कहां से? सेल से। और इस सर्कुलेटरी सिस्टम, इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का नाम, और इस प्रोसेस का नाम सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन में क्या सर्कुलेट हो रहा है? अगर आप सिंपल हैं, अगर आप, तो क्या सर्कुलेट होगा? वाटर। अगर आप कॉम्प्लेक्स हैं तो आपको बॉडी फ्लूइड। और बॉडी फ्लूइड और वाटर में क्या क्या बातें हमें पढ़नी है वो हमको आनी चाहिए। यस यस, यू स्टैंड अप। यस, नो नो नो, यस, ओके, खड़ी हो गई। बेटा हमें कुछ सिंपल एनिमल के नाम पता करने हैं। सिंपल एनिमल का मतलब आई एम डीलिंग विद द फाइलम। किससे डील कर रहा हूं? फाइलम। मैं इसे हटा दूं तो ठीक है। सिंपल एनिमल की बात करने जा रहा हूं बाय द बेसिस ऑफ फाइलम। मुझे कुछ सिंपल फाइलम के, शुरुआती फाइलम के नाम बताओ। पहला कौन सा फाइलम है? पोरीफेरा। तो क्या पोरीफेरा में भी सर्कुलेशन होगा? यस। दूसरा, फिर से बोलो, सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा में होगा? तीसरा, टीनोफोरा। हाँ, टीनोफोरा, वेरी गुड। चौथा,
प्लेटिहेल्मिन्थिस नाम सुना हो, और एस्केल्मिन और एनेलिडा और मोलस्का और याद है? मैंने 3 ही लिखे, बोलो कौन कौन लिखा? पोरीफेरा, सीलेंटेटा, क्या पोरीफेरा, सीलेंटेटा और टीनोफोरा को भी टू एंड फ्रो मूवमेंट करना पड़ेगा? And we all know the porifera, they have one outlet, it is known as osculum. फिर से बोलो. And many inlet, they are known as ostia. और बहने वाला ब्लड की वाटर. तो बताओ ऑर्गेनिज्म कैसा है? सिंपल. तो सर्कुलेशन में क्या जा रहा है? वाटर. सिस्टम का नाम है वाटर कैनाल सिस्टम. नाम सिस्टम का भी देना पड़ेगा. बोलो क्या नाम? वाटर कैनाल सिस्टम. वन इनलेट की मैनी इनलेट? मैनी इनलेट, वन आउटलेट. इट इज नोन एज वाटर कैनाल सिस्टम. बॉडी फ्लूइड हुआ कि एक्सटर्नल बॉटम? एक्सटर्नल. बाहर का पानी ही अंदर गया और पानी ही निकला, तो फ्लूइड गया कि वाटर गया? वाटर गया. इसका मतलब यहाँ पर सर्कुलेशन के लिए जो फ्लूइड है वो बॉडी का फ्लूइड है कि एक्सटर्नल है? ऐसे. क्योंकि बॉडी कैसी है? सिंपल. हाँ, और सिंपल बॉडी जीबीएस यूज करेगी. व्हाट इज जनरल बॉडी सर्फेस? जनरल बॉडी सर्फेस. अब कौन आया? सीलेंट्रेटा. And as we know, the Coelenterata have single mouth and the same mouth and same anus. बाकी आपको मालूम है माउथ और एनस सेम है. क्या नाम? और क्या यहीं से निकलेगा? बताइए. इस तरीके से एक ही माउथ से वाटर जाएगा और वाटर निकलेगा. दिस सिस्टम इज नोन एज गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम. मेरा बहुत मन है कि आप इन दोनों के नाम याद रखें. पहले का नाम, दूसरे का नाम. गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम. बताओ दोनों में क्या ट्रेवल करेगा? वाटर. क्या इसमें भी वाटर जाएगा? इसमें भी वाटर जाएगा. और दोनों कॉम्प्लेक्स हैं कि सिंपल है? सिंपल. चलिए मैं एक और बंदे का नाम लेता हूं. इन दोनों का नाम एक ही तरह लिया जा सकता है. सीलेंटेटा एंड टीनोफोरा, बोथ आर सेम इन द गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम. एंड द थर्ड इज, इसको पहचानेंगे, इसे हम लोग स्टार फिश बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्टार फिश. यस और नो? नो डाउट ये वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इन्वर्टिब्रेट होगा. लेकिन याद रखना, इसमें एक सिस्टम पाया जाएगा और इस सिस्टम में भी वाटर ही मूव करता है. एंड दैट इज नोन एज वाटर वेस्कुलर सिस्टम. फिर से बोलो. अब आपको लग रहा होगा कि सर ने इतना सारा डिटेल में क्यों पढ़ा है? क्योंकि एनसीईआरटी ने नाम लिया है इन सब का और इसलिए मुझे इनका डिटेल में बात करना था. बताओ इसमें क्या मूव किया? इसमें हर जगह वाटर मूव किया, लेकिन सिस्टम वही है कि अलग अलग. एक का नाम वाटर कैनाल सिस्टम. फिर से बोलो. और इसका नाम गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम और इसका नाम वाटर वेस्कुलर सिस्टम. इकाइनोडर्मेटा में वाटर कैनाल और पोरीफेरा में वाटर कैनाल और इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम. इतना पढ़ा के मैं क्या प्रूव करना चाहता हूँ? पीछे आओ, मैं वही प्रूव करना चाहता हूँ. सेल याद है? सेल में 2 चीजें जानी है. एक क्या? न्यूट्रिएंट. दूसरा ऑक्सीजन. वेस्ट बनेंगे, वेस्ट वहीं रुकने के लौटने. क्या जाना है? न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन. क्या वापस आना है? CO2 और नाइट्रोजन. और इनको लाने और ले जाने के लिए कोई सिस्टम चाहिए. सिस्टम का नाम सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ट्रांसपोर्ट. मैं इसे सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं कह सकता, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कह सकता हूँ. सिंपल बंदा तो क्या लेगा? वाटर. और सिंपल बंदों में 4 लोग. नाम बोलो. पोरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा. ये कौन है भाई साहब? इकाइनोडर्मेटा. और सबका अपना मूवमेंट वाटर के द्वारा है और सबका सिस्टम एक ही की अलग अलग. नाम बताओ. बोलो. पोरीफेरा, वाटर कैनाल सिस्टम. एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन. कुछ याद ही नहीं आ रहा. याद है? अच्छा बताओ. पोरीफेरा के बाद सीलेंटेटा एंड टीनोफोरा. गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम. क्या मूव किया? वाटर. और तीसरा याद आया? बोलो. इट इज नोन एज वाटर वेस्कुलर सिस्टम. इतना पढ़ाने में कोई क्वेश्चन नहीं बनना.
मैं यहां से जंप करूंगा हायर एनिमल्स कि सर अगर आप हायर एनिमल्स की बात करें तो, और मैं हायर एनिमल में सबसे हाईएस्ट मानता हूं कॉर्डेटा को। किसको? कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा जो है वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनिमल है, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनिमल, यानी सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल आपको कॉर्डेटा में मिलने वाले हैं। और अगर कॉम्प्लेक्स एनिमल है तो इनका वेस्कुलर सिस्टम भी कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स। कॉर्डेटा के 5 लोगों के नाम, वन इज फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, और हम लोग कौन है? मैमल। थैंक यू वेरी मच। तो मैमल्स इन सब में सबसे सिंपल की सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे कॉम्प्लेक्स। और ये अपने ट्रांसपोर्ट में बॉडी फ्लूइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? बॉडी, यानी एक्सटर्नल वाटर यूज करते हैं कि खुद का फ्लूइड। और इस खुद के फ्लूइड को यूज करने के लिए ये 2 प्रकार के फ्लूइड पे डिपेंडेंट हैं। वन इज नोन एज ब्लड, अनदर वन इज नोन एज लिम्फ। और मैं यहाँ छोड़ने वाला नहीं हूं, अब आपको पूरा करना पड़ेगा एक साथ। एक साथ बोलेंगे सब लोग, यस। पोरीफेरा सिस्टम बोलो। वाटर कैनाल सिस्टम, सीलन टेटा टीनोफोरा, वेस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम, यस। इसके बाद आया इकाइनोडर्म, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इफ यू हैव द ब्लड फॉर योर सर्कुलेशन, इट इज नोन एज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। Blood vascular system. And if you have the lymph, it is known as a lymphatic system. तो हायर एनिमल्स अपनी बॉडी में ट्रांसपोर्ट के लिए 2 सिस्टम यूज करते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। और मैं अभी भी इस पॉइंट को कहकर वही पॉइंट बोलना चाहता हूं कि चाहे ब्लड हो चाहे लिम्फ हो, वो क्या लाना और क्या ले जाना चाहते हैं? न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन। लाना कि ले जाना? लाना। और क्या ले जाना? सेल पे खड़े हो जाओ, सेल पे खड़े हो गए, सेल पे खड़े हो गए। सेल पे क्या लाना है? न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन। क्या ले जाना है? CO2 और नाइट्रोजन गैस। और ये कौन करेगा? ब्लड और लिम्फ। पीपी आ गया, आ गया। क्वेश्चन का जवाब दो। बाकी कोई भी प्रॉम्प्ट करेगा नहीं, कोई फुसफुसाएगा नहीं। आपने बोला, मैंने बोला कि बॉडी फ्लूइड चाहे ब्लड हो चाहे लिम्फ हो, 2 चीजें लेके आएगा। एक तो न्यूट्रिएंट, दूसरा ऑक्सीजन सेल तक लेके आएगा। और 2 चीजें लेके जाएगा, एक तो CO2 और दूसरा नाइट्रोजन वेस्ट। मुझे इसका आइडिया नहीं है क्योंकि मुझे एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे इसका आइडिया है क्योंकि मैंने डाइजेस्टिव भी पढ़ लिया, रेस्पिरेटरी पढ़ लिया। मुझे मालूम है ब्लड न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को लेके जाता है, पर मुझे ये नहीं मालूम है पीपी कि भैया लिम्फ कौन से न्यूट्रिएंट को लेके जाता है। शांत रहेंगे बाकी लोग। लिम्फ में डाइजेशन होता है। हाँ, लिम्फ। कौन सी चीजें खराब होती है? आओ आगे आओ, आओ। ये आखिरी कोशिश कर रहे हैं कि तुम पढ़ो। इसके बाद आज के बाद से तुमको लिस्ट से भी निकाल देंगे। फैट का एब्जॉर्प्शन बताओ, फैट का एब्जॉर्प्शन पूरा बताओ। इंटेस्टाइन से फैट का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? वहां बैठना छोड़ दो, ठीक? केवल बदतमीजी के अलावा वहां कुछ नहीं होती। अगर सिलेक्ट होना है तो, और गांव में कुछ लेके जाना है हाथ में तो, ठीक है? कुछ लोग होते हैं जिनकी कुत्ते की पूंछ टेढ़ी जैसी होती है, वो वैसे रहेंगे। और तुमसे आखिरी उम्मीद है, और तुमसे भी उम्मीद करना बंद कर देंगे। जाओ भागो।
लिम्फेटिक सिस्टम याद है? मिसल्स याद हैं? मिसल्स पहुंचती हैं लैक्टियल के पास। लैक्टियल में क्या है? लिम्फ। विलाई और माइक्रोविलाई याद है? विलाई के नीचे लैक्टियल, लैक्टियल है। लैक्टियल में क्या है? लिम्फ। क्या खाना ल्यूमेन से एब्जॉर्ब हुआ? क्या इंटेस्टाइन की सेल में आया? रीस्टिफिकेशन किया? काइलोमाइक्रोन बना? काइलोमाइक्रोन कहां भेजा गया? लिम्फ में। तो कोई कभी कभी कोई चीज आपको फॉर ग्रांटेड लगने लगती कि सर तो रट के आए। एनसीईआरटी अगर कोई भी लाइन लिख रही तो उसके पीछे 10 बार सोचो कि यस, चाहे ब्लड हो चाहे लिम्फ हो, दोनों के दोनों लोग क्या कैरी कर सकते हैं? न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन। न्यूट्रिएंट तो कर ही सकते हैं, और जितने फैटी सब्सटेंस हैं वो किसके द्वारा कैरी होते हैं? लिम्फ। और ये कैरी होकर के जा रहे और वापस भी लौटेंगे तो वेस्ट मटेरियल लेके आएंगे। और इसलिए बॉडी में 2 फ्लूइड हैं हमारे पास, एक कौन सा? ब्लड, और दूसरा कौन? लिम्फ। और चैप्टर शुरू ही होगा तो इन्हीं दोनों चीजों को पढ़ाएगा। पहले क्या पढ़ाएगा? ब्लड, दूसरा क्या? लिम्फ। पहला पैराग्राफ अभी मैंने पढ़ा है, इतना टाइम लग गया। पहला पैराग्राफ खत्म करो और मुझे बताओ, क्या डाइजेशन सिस्टम में हमें न्यूट्रिएंट मिले थे? रेस्पिरेटरी में ऑक्सीजन। दोनों कहां गए? सेल में। क्या की? मेटाबॉलिज्म। क्या पैदा हुआ? CO2 और नाइट्रोजन। कोई इन्हें लेके आया होगा? इन्हें न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन। कोई इन्हें ले जाएगा? किसे? CO2 और वेस्ट ले जाएगा। CO2 और वेस्ट। खड़ी हो। यस, CO2 का ट्रांसपोर्ट थ्रू ब्लड, तीनों तरीके। डिजॉल्व फॉर्म 60%। कितना प्रतिशत? 60%। बाइकार्बोनेट 70%। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन 20 से 25%। किसके थ्रू? ब्लड के। तो बताओ, ब्लड न्यूट्रिएंट लाया था? ऑक्सीजन लाया था? CO2 ले जाएगा? कहां ले जाएगा वो हमसे मतलब नहीं, ले जाएगा। तो लाएगा और ले जाएगा। क्या लाएगा? न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन। क्या ले जाएगा? पक्का? ये केवल बताने की कोशिश कर रहा हूं कि तुमको मालूम होना चाहिए क्या है। क्या ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है? बंदा सिंपल तो बताओ, सिंपल सिस्टम होगा। बंदा कॉम्प्लेक्स तो कॉम्प्लेक्स। ओरिफेरा, वाटर कैनाल सिस्टम। सीलेंटेटा टीनोफोरा, गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम, इकाइनोडर्मेटा। और एनिमल, हायर एनिमल, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। कौन कौन? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक। सो फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट द ब्लड ओनली। हमें पहले ब्लड समझना चाहिए कि व्हाट इज ब्लड। और पढ़ाऊंगा नहीं, पूछूंगा। सौरभ जी खड़े होइए। व्हाट इज ब्लड? थैंक यू वेरी मच, बहुत सही जवाब है। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। बैठ जाइए, बस इतना सा अगर जवाब दे दिया मेरा काम बन जाएगा। ब्लड इज इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, मुझे इस बात से मतलब है कि ये कनेक्टिव टिश्यू है। व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू? जो 2 या 2 से ज्यादा टिश्यू को आपस में कनेक्ट करे। क्या करे? कनेक्ट। चलो अपराजिता, टिश्यू की डेफिनेशन। It is a group of cell. Group of cell. Group of cell. हाँ हाँ, बाहर आओ। एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू की डेफिनेशन अलग अलग थी अपराजिता, मारते मारते सही कर दूंगा। बोलो वहीं से। ग्रुप ऑफ सेल along with intercellular substance। जाके दोबारा पढ़ना। ग्रुप ऑफ along with intercellular substance having common origin, common function, must be coordinated। अगर बुद्धि सही रखनी है, सेलेक्ट होना है तो नहीं, यहीं घूमते रहोगे और अपने कुछ
दीदियों से पूछो कितने साल से यहां पर घूम रही हैं। बैठो, बोलो ग्रुप ऑफ। तो ब्लड भी ग्रुप ऑफ सेल है, ग्रुप ऑफ सेल along with इंटरसेलुलर सब्सटेंस। बाकी पूरी डेफिनेशन तुम जानो और मैंने यही डेफिनेशन लिखवाई थी। ग्रुप ऑफ along with इंटरसेलुलर सब्सटेंस हैविंग कॉमन ओरिजिन होनी चाहिए। इट मस्ट हैव द कॉमन ओरिजिन और सबको मिलकर के कॉमन फंक्शन। क्या करना चाहिए? इससे भी काम चलने वाला नहीं है। एंड मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड। पोरीफेरा के पास एक सेल की बहुत सारी ओरिजिन भी एक साथ हो सकता था, लेकिन उनके पास कोऑर्डिनेशन नहीं था, क्योंकि नर्व और नर्व नहीं थी तो टिश्यू। तो पोरीफेरा के पास सेल होने के बावजूद भी टिश्यू नहीं थे। और इसीलिए मैंने बोला था किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में, किसी भी तीन बातें देखेंगे। सुभाषिनी खड़े हो। वो कौन सी तीन बातें थी जो तुम मुझे किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में देखनी थी? चलो। वाह मेरे बच्चे, शाबाश शाबाश। हितेन बाबू, हाँ तुम तो ले लो, माता सरस्वती का प्रसाद। आओ, हाँ बोलो। मैट्रिक्स, फाइबर, शाबाश, बच गए। किसी भी टिश्यू में एक बात की तीन बात पहले तो हमें देखनी है कि सेल की टाइप क्या है, टाइप ऑफ सेल। फिर देखना है मैट्रिक्स, फिर से बोलो मैट्रिक्स। और इसके अलावा फाइबर, और फाइबर की जगह मैं प्रोटीन लिख दे रहा हूं। क्या लिख दे रहा हूं? प्रोटीन, बिकॉज ऑल फाइबर आर प्रोटीन इन नेचर। प्रोटीन इन नेचर। कोलेजन याद है? इलास्टिन याद है? एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्ट नहीं कर पाए तो पहाड़ हो जाएगा कोर्स का, और कनेक्ट कर पाए तो इजी होगा, ऐसे इजी होगा। अब सुनो, ब्लड अगर एक कनेक्टिव टिश्यू है तो ब्लड में भी तीन बातें होंगी। बोलो क्या? सेल, मैट्रिक्स, प्रोटीन, फाइबर। प्रोटीन, फाइबर। और बस अंतर इतना है कि मैट्रिक्स और प्रोटीन को मिला करके मैंने इनका नाम रखा है प्लाज्मा। बोलो क्या नाम? प्लाज्मा। कुछ नई चीज नहीं पढ़ा रहा। और सेल को मैंने सेल की बजाय फॉर्म्ड पार्टिकल लिखा है। क्या लिखा? फॉर्म्ड पार्टिकल या फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूट रहा, चीजें वही हैं। तो अब मुझे बताओ, ब्लड में दो चीजें जो होनी ही चाहिए, नंबर बोलो, फॉर्म्ड एलिमेंट एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा शब्द पहली बार यूज कर रहे हैं, इसके पहले यूज मैंने बोला था इसके पहले किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में। फिर से बोलो, हम टिश्यू की डेफिनेशन के अनुसार ही तीन चीजें ढूंढेंगे। टिश्यू की डेफिनेशन, हैविंग इंटरसेलुलर सब्सटेंस। इंटरसेलुलर सब्सटेंस इज मैट्रिक्स, ग्रुप ऑफ सेल इज सेल। ओके? तो ग्रुप ऑफ सेल हैविंग इंटरसेलुलर सब्सटेंस and having common origin, common function and must be coordinated. कोऑर्डिनेशन के लिए क्या चाहिए? नर्व। पोरीफेरा के पास एक सेल की बहुत सारी नर्व पहली बार सीलेंटेड है, टिश्यू पहली बार सीलेंटेड, टिश्यू उसके पहले सब नहीं है। अब इसको हवा बना लो ब्लड को, और डरो कि ब्लड पता नहीं कैसे पढ़ाया जाए। व्हाट इज ब्लड? अब मेरा हर बच्चा जानता है कि ब्लड में एक बात की दो बात, एक कौन, दूसरा, पर ये भी वही तीन बातें हैं। तीन बातें याद है? किसी भी टिश्यू में क्या क्या देखना है? सेल, इंटरसेलुलर सब्सटेंस और फाइबर। फाइबर मतलब प्रोटीन। यही पढ़ाया था मैं कि जब भी टिश्यू देखने को मिले क्या क्या ढूंढोगे? तीन, सेल, मैट्रिक्स, फाइबर। जब मैंने आपको टिश्यू सिस्टम पढ़ाया था इन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल,
अभी सीख लो, दोबारा उस चैप्टर को पढ़ो तो कैसे पढ़ना, किसी भी टिश्यू में क्या जोड़ना है, जुड़ना है, 3। नंबर 1 सेल, मैट्रिक्स, फाइबर, याद रहेगा। और याद रखना ब्लड में सेल का नाम फॉर्म्ड एलिमेंट, मैट्रिक्स और प्रोटीन का नाम प्लाज्मा। तो अगली बार मैं पूछूं ब्लड किन 2 चीजों से मिलकर बना है, बता पाओगे? सर 2 चीजों से, यानी इस प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। सर ब्लड प्लाज्मा से मिलकर के बना हुआ है और सर फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर बना है। और ब्लड प्लाज्मा टोटल ब्लड का 55% है, 55%, एंड फॉर्म्ड एलिमेंट टोटल ब्लड का 45% है। 55 और 45 मिलकर के दोनों कितने हो गए? 100। तो अगर 100% ब्लड है आपके पास, 1 लीटर ब्लड है, तो उसका 55% क्या होगा? ब्लड प्लाज्मा। और 45% क्या होंगे? फॉर्म्ड एलिमेंट। कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा हूं। और इनको भी इसी डेफिनेशन में ढूंढो, सेल, मैट्रिक्स, फाइबर, मैट्रिक्स, फाइबर, प्लाज्मा। आइए एक एक करके उठाते हैं। चलो हटाते हैं। बताओ ब्लड में कितनी चीजें हैं? 1। दूसरा, तो पहले मैं ब्लड का प्लाज्मा आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ब्लड प्लाज्मा। जो जो मैं पूछता जाऊं बताते जाओगे, मेरा काम बनता जाएगा। ब्लड प्लाज्मा, इट इज द 55% ऑफ टोटल ब्लड। और पता नहीं क्या है कि बायोलॉजी और 5 पॉइंट का तुम्हारे साथ एक रिलेशन सा बन गया। अक्सर तुम 5 पॉइंट पे ही जाकर के रुकते हो और यहां पर से फिर से 5 पॉइंट में रुकोगे। याद रखना ब्लड प्लाज्मा में 5 चीजें याद करनी है आपको। जो 55% ऑफ टोटल ब्लड का ब्लड प्लाज्मा है, उसका 90 से 92% केवल वाटर है। पूरे ब्लड का 90 से 92, प्लाज्मा का 90 से 92% खाली वाटर है। पॉइंट नंबर 1। दूसरे पॉइंट पर 6 से 8% लगभग प्लाज्मा प्रोटीन है। इन्हीं को हम लोग फाइबर प्रोटीन के नाम से भी बोल रहे थे, लेकिन दे आर द प्लाज्मा प्रोटीन। और प्लाज्मा प्रोटीन मैंने दूसरे नंबर पे लिखी। पहले नंबर पर वाटर, कितना? 90 से 92% वाटर और 6 से 8% प्लाज्मा प्रोटीन। याद रहेगा? इसका पीएच लगभग 7.4 है, स्लाइटली बेसिक। याद रखना इसका कलर स्ट्रॉ है, ये रेड कलर नहीं है, स्ट्रॉ है, क्योंकि आरबीसी के बिना जो भी कलर है वो स्ट्रॉ कलर होगा, भूसे जैसा। स्ट्रॉ कलर का है, पीएच 7.4 है, 90 से 92% वाटर है और 6 से 8% प्लाज्मा प्रोटीन है। दुर्भाग्य, भगवान ना करे कभी डेंगू के केस में तुम्हें प्लेटलेट चढ़ानी पड़े, तो जो प्लेटलेट का कलर देखोगे वो कुछ कुछ वाइट और भूसे जैसा होगा, उसी को ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं। उस समय पर ब्लड प्लाज्मा चढ़ाया जा रहा था। इस समय पर कोरोना पॉजिटिव में एंटीबॉडीज जो निकाली जा रही थी, कहां से निकाली थी? प्लाज्मा से। तो प्लाज्मा में पूरा खून चढ़ा रहे थे कि प्लाज्मा खाली? प्लाज्मा। इसका मतलब उसमें हम लोग ब्लड सेल्स नहीं चढ़ा रहे थे, खाली क्या चढ़ाते हैं? प्लाज्मा। तो देखो 90 से 92% वाटर, 6 से 8% प्रोटीन। और प्रोटीन भी कुल मिलाकर 3 प्रकार की। नंबर 1 इज नोन एज फाइब्रिनोजेन, जो लगभग 0.5% है। 6 से 8 का 0.5%, यानी इतने में से 6 से 8। इसके अलावा है बेटा इम्यूनोग्लोबुलिन्स या फिर ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स प्रोटीन वो हैं जो ग्लोब लाइक है, और याद रखना ये लगभग 2.5% है। और तीसरी तरीके की प्रोटीन है जिनका नाम है एल्बुमिन, ये एवरेज में लगभग 4.5% है। ये सब एवरेज वैल्यू लिखिए। फाइब्रिनोजेन ब्लड क्लॉटिंग में काम आती हैं, खून का थक्का जमाने में काम आती हैं, और ये फाइब्रस है, फाइबर जैसी है। ग्लोबुलिन आईजी बनाती है। अब ये मत पूछना आईजी क्या होता है, 3 दिन से चिल्ला रहे। व्हाट इज आईजी? इम्यूनोग्लोबुलिन।
वाई दे आर नोन एज ग्लोबुलिन, ग्लोब लाइक, इम्यूनोग्लोबुलिन, फुटबॉल जैसी हैं ग्लोब्यूलिन्स, और इम्यून सिस्टम बनाती हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स, आल्सो नोन एज एंटीबॉडीज। बोलो 5 प्रकार की एंटीबॉडी याद है? IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, याद है? तो ये सब की सब इम्यूनिटी मेंटेन करती हैं। तो ग्लोबुलिन्स मेंटेन द इम्यूनिटी। And albumin, they maintain the osmolarity of the blood. और बहुत सारे लोग नए हैं, उनसे तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन पुराने लोग को याद होना चाहिए। यस, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अगर प्रोटीन की कंसंट्रेशन तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा। तो बताओ ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कम की ज्यादा? किसकी वजह से? एल्बुमिन। तो बताओ कौन है जो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करेगा? एल्बुमिन। कौन है जो इम्यूनिटी मेंटेन करेगा? ग्लोबुलिन। कौन है जो क्लॉटिंग करेगा? फाइब्रिनोज। और बोलते हैं ये जो ब्लड है या प्लाज्मा, इट इज हाईली विस्कस, इट इज ऑलमोस्ट 5 टाइम विस्कस देन वाटर। वाटर का 5 गुना विस्कस मटेरियल है। तो अभी 2 ही पॉइंट हमने लिखा है, बताओ 90 से 92% वाटर टोटल ब्लड का, प्लाज्मा का 90 से 92% वाटर, 6 से 8% प्लाज्मा प्रोटीन। इसके अलावा न्यूट्रिएंट, तीसरे नंबर पर है न्यूट्रिएंट। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं न्यूट्रिएंट कहां से आए, तो मैं बोलूंगा 3-5 स्टेप। पहला इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्ब। इंटेस्टाइन से खाना एब्जॉर्ब किया था, कहां गया था? ब्लड में। ब्लड में कहां गया था? आरबीसी में। प्लाज्मा में। कहां पर? प्लाज्मा। तो दे में हैव द न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, फैट भी हो सकता है। कुछ लोगों को फैट में ऐतराज होता है, मैंने बताया था SCFA, किसी को याद है? शॉर्ट चेन फैटी एसिड। लिम्फ से कि ब्लड से? ब्लड से। लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ब्लड से कि लिम्फ से? लिम्फ से। तो क्या क्या हो सकता है न्यूट्रिएंट में? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। इसके अलावा चौथे नंबर पर दे में हैव कोआगुलेशन सब्सटेंस और द कोआगुलेंट, है ना, ब्लड क्लॉटिंग एलिमेंट। सही से सही बात है, ब्लड क्लॉटिंग एलिमेंट्स। और ये ब्लड क्लॉटिंग एलिमेंट के अलावा कुछ मिनरल रख सकते हैं, लाइक दे में हैव मिनरल्स लाइक सोडियम, लाइक कैल्शियम, लाइक बाइकार्बोनेट, लाइक पोटेशियम, एटसेट्रा। यस, चौथे नंबर पर इनमें ब्लड क्लॉटिंग एलिमेंट हो सकते हैं। कैल्शियम एक ब्लड क्लॉटिंग एलिमेंट है। जब मैं ब्लड क्लॉटिंग पढ़ाऊंगा तो कैल्शियम पढ़ाऊंगा। कैल्शियम इज यूजफुल इन ब्लड क्लॉटिंग, सो दे में हैव ब्लड क्लॉटिंग एलिमेंट अलोंग विद सम मिनरल्स। बोलो कौन कौन से मिनरल? सोडियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम। नितिन, अगर एल्डोस्टेरोन ज्यादा हुआ तो ब्लड में किस आयन की कमी होगी? अगर एल्डोस्टेरोन ज्यादा हुआ ब्लड में किस आयन की कमी होगी? कल क्लास में क्यों नहीं थे? अरे यार सॉरी, पढ़ाया नहीं। आप लोग R1 हो? सॉरी। ब्लड क्लॉटिंग एलिमेंट सोडियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम। ये हो गया चौथा नंबर। पांचवा नंबर, नितिन खड़े रहो। देयर मस्ट बी सम एंजाइम। एक ऐसा एंजाइम का नाम बताओ जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। इट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेट। फिर से बोलो। तो इनमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम के एंजाइम हो सकते हैं। इसके अलावा एमाइलेज नाम के एंजाइम हो सकते हैं, एटसेट्रा। मैंने कहा था बायोलॉजी और 5 का कुछ रिलेशन है। प्लाज्मा में कितनी चीजें पढ़ाई? 5। और इनमें से कोई मेरी नहीं है और कोई किसी बाहर एनसीईआरटी बुक की नहीं है। सब एनसीईआरटी में लिखी हुई पॉइंट है। घर जाओगे, इनको पढ़ोगे और बताओगे कि सर कहाँ लिखा है। बताओ
ब्लड में कितनी चीजें? 2। वैसे तो 3 चीजें ढूंढनी चाहिए, मैट्रिक्स, फाइबर, सेल। फिर से बोलो, मैट्रिक्स, फाइबर, सेल, क्योंकि हर टिश्यू में यही डेफिनेशन है, ग्रुप ऑफ सेल विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस, दैट इंटरसेलुलर सब्सटेंस इज नोन एज मैट्रिक्स। तो यहां पर मैट्रिक्स और फाइबर को मिलाकर मैंने क्या बोला? प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में 2 चीजें, जो 2 चीजें की 5। पहला वाटर कितना? 90 से 98%। चलो भाई, प्लाज्मा प्रोटीन 6 से 8। कितने प्रकार की? ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, सबसे ज्यादा एल्बुमिन, दूसरे नंबर पर ग्लोबुलिन, तीसरे नंबर पर पक्का। कौन है जो ऑस्मोटिक बैलेंस करेगी? एल्बुमिन। इम्यूनिटी, क्लॉटिंग, तो 2 हो गए। तीसरा क्या है? न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। चौथा क्या है? ब्लड क्लॉटिंग एलिमेंट, मिनरल्स, सोडियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एमाइलेज, एक्सेट्रा। कहते हैं कभी कभी ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, ये सबके साथ हुआ है। कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने उससे घृणा की है, इसलिए नहीं देखा। जब भी आप कभी फोड़े फुंसी को ध्यान से देखेंगे और वहां पर ब्लड क्लॉटिंग की वजह से पपड़ी जमी होगी, उस ब्लड क्लॉटिंग की पपड़ी से निकलता हुआ एक फ्लूइड दिखाई पड़ेगा, दैट फ्लूइड इज नोन एज सीरम। फिर से बोलो, सीरम। मैंने डेफिनेशन बड़ी गंदी पढ़ाई अभी आपको, अब इसको सुनिए। अगर ब्लड प्लाज्मा से, किससे? क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्या हटा दिए जाए, क्या हटा दिए? तो ब्लड प्लाज्मा का नाम सीरम। क्यों? क्योंकि क्लॉट से निकलने वाला फ्लूइड भी ब्लड से ही आ रहा है। क्लॉट से ऊज करने वाला फ्लूइड सीरम कहलाता है। किसी ब्लड क्लॉट से, किसी पपड़ी से निकलने वाला फ्लूइड सीरम कहलाता है। इसका मतलब प्लाज्मा ही निकल रहा है, लेकिन क्या छोड़ आया है? क्लॉटिंग फैक्टर। तो ब्लड प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, इट इज नोन एज सीरम। तो कल को पूछा जाए व्हाट इज सीरम, बोलो बता पाओगे? इट इज ब्लड प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। ब्लड प्लाज्मा माइनस, तो माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। होता क्या है, हम लोग पढ़ते बहुत हैं और फील नहीं करते, इसलिए हम भूल जाते हैं। कभी तो चोट लगी होगी जिंदगी में, कभी तो तुमने देखा होगा पपड़ी उछड़ी है, और कभी कभी आपने उसे अध कचरे में उछाड़ दिया होगा। तो पहले तो उछाड़ने पर ब्लड निकला होगा, दोबारा पपड़ी जमी होगी, उससे एक फ्लूइड पास हो रहा होगा, अजीब सा चिपचिपा सा, दैट इज नोन एज सीरम। इसका मतलब ब्लड प्लाज्मा से क्या हटा दिए जाएं? क्लॉटिंग। क्यों मैं बोला हूं हटा दिए जाएं? क्योंकि वो क्लॉटिंग फैक्टर क्या बनाने में यूज हो गए? क्लॉट। इसका मतलब पपड़ी से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। बाकी सारा फ्लूइड बाहर आ रहा है एक्सेप्ट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। उस फ्लूइड का नाम क्या होगा? सीरम। तो व्हाट इज सीरम? ब्लड प्लाज्मा माइनस, क्या मैंने बोला? ब्लड माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। आधे से ज्यादा लोग इसकी डेफिनेशन गलत कर देते हैं, ब्लड माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। ऐसा नहीं बोला मैंने। ब्लड प्लाज्मा का मतलब है ऑलरेडी क्या हटा चुके हैं? ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स तो हट ही गई, और क्लॉटिंग फैक्टर भी हट जाए तो क्या बोला जाएगा? सीरम। तो व्हाट इज सीरम? ब्लड माइनस ब्लड सेल्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर। अगर ब्लड के रेस्पेक्ट में सीरम पूछा जाए तो व्हाट इज सीरम? ब्लड माइनस ब्लड सेल एंड क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर और ब्लड सेल दोनों निकाल दिया जाए तो क्या कहलाएगा? सीरम। और ब्लड प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दिया जाए तो क्या कहलाएगा? सीरम। नहीं आया? ये है ब्लड प्लाज्मा। अगर आप इतना पढ़ा पाए तो ब्लड प्लाज्मा बता पाएंगे मुझे? बता पाएंगे? हटा दें इसे? चलो पूछते हैं, बताओ ब्लड हमारे लिए क्या है? क्या हमें टिश्यू की डेफिनेशन याद है? सेल याद है? इंटरसेलुलर सब्सटेंस, कॉमन ओरिजिन, कॉमन फंक्शन, मस्ट बी कोऑर्डिनेट। वरना पोरीफेरा भी कहता मेरे पास टिश्यू होना चाहिए, पोरीफेरा कहता मेरे पास भी तो बहुत सारी सेल हैं और उनका कॉमन ओरिजिन मेरा जाइगोट हो सकता है, मैं भी तो जाइगोट से ही बना हूं, मैं भी तो लार्वा से बना हूं, सारी सेल मेरी एक ही कॉमन जगह से आ रही हैं। माना कि सब एक जैसा काम नहीं कर रहे, लेकिन बहुत सारी सेल तो एक जैसा काम भी कर रही हैं, फिर मेरा नाम टिश्यू क्यों नहीं है? बिकॉज यू आर नॉट कोऑर्डिनेटेड। आपके पास नर्व और कोऑर्डिनेशन, टिश्यू,
तो बताओ किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में कितनी चीजें देखोगे? 3। बोलो, मैट्रिक्स, फाइबर, सेल। क्या हमारा ब्लड भी एक टिश्यू है? कितनी चीजें देखी? 2। एक कौन? प्लाज्मा और सेल। प्लाज्मा क्यों देखा? क्योंकि प्लाज्मा में हमने 2 चीजें ले ली, एक कौन? मैट्रिक्स और, पक्का? आप बताओ, मैंने बोला कि ब्लड में कितनी बार? 2। एक कौन? प्लाज्मा, सेल। सेल बताओ, प्लाज्मा 55%, सेल। प्लाज्मा का जो 55% है उसमें 3 चीजें की 5। बस यही जीत लिया तुमने। पहला वाटर 90 से 92%, प्लाज्मा प्रोटीन 6 से 8%, न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, क्लॉटिंग फैक्टर एंड मिनरल सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम एंड एंजाइम। बोलो, एंजाइम। 5 चीजें हैं। अच्छा बताओ, प्रोटीन कितने प्रकार की? 3। प्लाज्मा प्रोटीन कितने प्रकार? 3। नंबर 1 फाइब्रिन। कौन क्लॉटिंग के लिए? कौन इम्यूनिटी के लिए? ग्लोबुलिन। कौन है जो बेटा, क्या इसका पीएच 7.4 है? क्या ये लाल कलर का है? लाल की स्ट्रॉ है? अच्छा बताओ, क्या ये विस्कस है? पानी से लगभग 7 गुना, 5 गुना। कितना? 5। पक्का? शाबाश मेरे बच्चे। अब आइए, फॉर्म्ड पार्टिकल, दे आर ऑल्सो नोन एज ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स also known as formed element। पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, बिकॉज इज अ टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल, तो यहां सेल तो होनी ही है ना? अरे इसमें डर का है? आई ब्लड इज अ टिश्यू, तो टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल, तो सेल तो होनी ही थी। और इंटरसेलुलर सब्सटेंस हम पढ़ के चले आए। अभी हमारे पास जो ये फॉर्म्ड एलिमेंट हैं या ब्लड सेल्स हैं, इसमें एक पॉइंट आप लिखेंगे, ऑल ब्लड सेल्स, कोई भी ब्लड सेल हो, जितनी भी सर पढ़ाने जा रहे हैं, ऑल ब्लड सेल दे आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। हर प्रकार की ब्लड कोशिकाएं बोन मैरो में बनती हैं। एक लंबी हड्डी लीजिए अपनी बॉडी की, लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन के नाम सुनो, फीमर, बोलो, टीबिया, फ्यूबुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, स्टर्नम, फिर से बोलो, क्लैविकल, फिर से बोलो, क्लैविकल। बस इतनी लॉन्ग बोन है। फिर से बोलो, फीमर, टीबिया, फ्यूबुला, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, स्टर्नम। पक्का? और कोई हड्डी लंबी नहीं है, चपटी अपटी होंगी। द लॉन्ग बोन की कैविटी के अंदर मैरो, नाम बताओ, बोन मैरो। बोन मैरो लंबी हड्डियों के अलावा क्रेनियल बोन में भी होता है। कहां पर? क्रेनियल बोन, या तो लॉन्ग बोन या तो क्रेनियल। इन बोन मैरो से आपकी सारी ब्लड सेल्स बनती हैं। वो ब्लड सेल्स जो मैंने अभी तक पढ़ाई भी नहीं। क्यों पढ़ाई? क्यों मैंने पहले बता दिया? क्योंकि कहीं तुम्हें लगेगा आरबीसी कहां से बनती है, डब्ल्यूबीसी कहां से बनती, सर ने बताया नहीं। मैंने पहले बोल दिया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, एनी टाइप ऑफ सेल फॉर्म्ड इन बोन मैरो। ओके, सो फॉर्म्ड सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ अबेंडेंस, दे आर ऑफ 3 टाइप, 3 प्रकार की हैं। पहली सेल का नाम है आरबीसी, दूसरी का नाम है प्लेटलेट। डब्ल्यूबीसी बोलने वाले बेवकूफ है, मैंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ अबंडेंस। क्या बोला? यानी उनके नंबर के हिसाब से सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे प्लेटलेट। मरोगे इसीलिए क्वेश्चन गड़बड़ करते हो। एंड द थर्ड इज डब्ल्यूबीसी। क्या बेटा? हाँ भाई, कितने प्रकार के एलिमेंट? 3। नंबर 1 आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी इज नोन एज रेड ब्लड सेल्स। सब कुछ मालूम है तुम्हें इनके बारे में, फिर भी मैं लिख रहा हूं। ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट,
याद रखना, बायोलॉजी में जब भी एरिथ्रो शब्द मिले इसका मतलब रेड ही होता है, चाहे कहीं भी मिले। पढ़ो, फाइको इरेथ्रिन, याद है? फाइको मतलब एल्गी, इरेथ्रिन मतलब लाल, रेड एल्गी में पाया जाने वाला पिगमेंट फाइको इरेथ्रिन। इरेथ्रो का मतलब ही रेड होता है। प्लेटलेट, दे आर फॉर कोआगुलेशन, एंड कोआगुलेशन का मतलब होता है थ्रोम्बस, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स एंड द WBCs ल्यूकोसाइट। और मैंने ये भी पढ़ाया था कि बायोलॉजी में ल्यूको शब्द जब भी मिले इसका मतलब वाइट ही होता है, या फिर कलरलेस, या फिर कलरलेस। ल्यूको का मतलब होता है वाइट, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज वाइट ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड कार्पसेल्स। हाँ बेटा, फैन चला है तो बेटा तुम फैन ढूंढ के बैठा करो, चलाओ भाई। यहां पर मैं पढ़ाऊंगा, शोर होगा, मैं कंसंट्रेशन करूँ। वॉमिटिंग आ रही है, AC नहीं चल रहा। सब चला दो। ऐसा नहीं कि हम कोई बड़ी ठंडी में पढ़ा रहे तुम। कोई बात, आई डोंट नीड इट। और आप ये सीख जाओ, यही मेरे लिए बड़ी आफत है। आपको भी चाहिए? चलवाएं भैया, काहे कोई बंद किया? सब बोलो, सब दरवाजे ओपन करो। खुश? आप सीखो। बताओ कितने प्रकार की सेल्स? एक और RBC, प्लेटलेट, WBC। फुल फॉर्म RBC का रेड ब्लड सेल, ऑल्सो नोन एज इरेथ्रोसाइट, प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट। व्हाट इज ल्यूकोसाइट? व्हाइट ब्लड सेल्स। याद रहेगा? चलिए, पहले क्या पढ़ा है? RBC। हटा दे इसे। चलो, RBC, they are the most abundant cell of blood। ब्लड में सबसे ज्यादा यही पाए जाते हैं। कितनी ज्यादा? ध्यान सुनो, इनका नंबर 50 लाख से 55 लाख पर मिलीमीटर क्यूब होता है। 5 मिलियन to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। कई लोग मुझसे बोलते हैं सर ये पर 100 ml कर दीजिए। मैं नहीं करूंगा, क्योंकि NCERT में क्या लिखा है? पर मिलीमीटर क्यूब। 1 मिलीमीटर क्यूब एरिया में कितनी RBC? 5 मिलियन से 5.5 मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, मिलियन का मतलब तो 5 गुणे 10 लाख 50 लाख। तो 50 लाख से 55 लाख सेल होती हैं 1 मिलीमीटर क्यूब में। 1 मिलीमीटर क्यूब में 50 से 55 लाख सेल्स पाई जाती हैं RBC। याद रखना, सेप, दे आर बाई कॉनकेव। ऐसे में बच्चा कैसे पढ़ेगा बताओ? जैसा मैंने बाई कॉनकेव बनाया वैसा दिखता नहीं है। आप लोगों ने डोनेट देखा है? डोनेट, अरे बड़ा देखा? बड़ा दही बड़ा। डोनेट बोलते ही मैंने समझ गया था कि पार्टी चल रही है। तुमको पता नहीं समझ में? हाँ बस खुश। डोनेट नहीं देखा? डोनेट नहीं जानते हो? मेंदू बड़ा, मेंदू बड़ा। मैं गलती कर रहा हूं, सॉरी। मैंने क्यों पढ़ा? इट इज बाई कॉनकेव, दोनों तरफ से कॉनकेव है। बाई कॉनकेव इन शेप।
इट इज इन्यूक्लिएटेड, विदाउट न्यूक्लियस। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए लिविंग की डेड, लिविंग की डेड लिविंग है। न्यूक्लियस ना होना मर जाना नहीं है, वरना सीव ट्यूब भी मर गए होते। यस है। तो दीज आर लिविंग सेल। कैसी सेल हैं? लिविंग। विद न्यूक्लियस की विदाउट। व्हाई दे आर लिविंग? बिकॉज दे हैव साइटोप्लाज्म। फिर से बोलो। और उस साइटोप्लाज्म में मेटाबॉलिज्म है। लेकिन ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल आर एब्सेंट। इनमें ज्यादातर सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। इवन माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट। माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रखने की भगवान को एक वजह है, क्योंकि मालूम है आरबीसी के अंदर भगवान ने एक पिगमेंट दिया है, याद है? पिगमेंट का नाम हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ये स्लाइट पर्पल कलर का पिगमेंट है। क्या पढ़ा रहे उल्टा? लेकिन जैसे ये ऑक्सीजन से जुड़ता है, कैसे जुड़ता है? ऑक्सीजन, इट बिकम रेड कलर। बोलो कैसा? रेड। तो जिस जिस जगह पर ऑक्सीजन की कमी होगी वहां पर आपको रेड दिखेगा कि ब्लूइश? इसीलिए वेन्स का कलर, वेन देखिए कभी, वेन का कलर लाल होता है कि ब्लूइश? ब्लूइश, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा की कम? कम। नहीं समझ में आया? नहीं समझे ना? मैं बोल रहा हूं हीमोग्लोबिन स्लाइट पर्पल या फिर पिंकिश। बड़ा हरा, हरा दिख रहा है। आइटम हो तुम, हरा नहीं हो, ब्लू है। अरे हम क्यों पढ़ा रहे यार, हटो। आरबीसी में कौन सा पिगमेंट है? हीमोग्लोबिन। फिर से बोलो। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जोड़ी जाए तो लाल कलर का दिखाई पड़ेगा। और चूंकि बेटा 50 लाख से 55 लाख आरबीसी हैं, तो बताओ प्लाज्मा के पास अगर आरबीसी हुई तो खून कैसा दिखाई पड़ेगा? लाल। जबकि प्लाज्मा कैसा था? उसका कलर। और आरबीसी कितनी है? 50 से 55 लाख। तो आरबीसी बहुत ज्यादा कि बहुत कम? बहुत ज्यादा। तो बताओ खून का कलर लाल। अगर मैं खून से क्या निकाल दूं? आरबीसी। बताओ खून किस कलर का होगा? स्ट्रॉन्ग। जिस कलर का क्या था? प्लाज्मा। बताइए कैसी? बाई कॉन्वेक्स की बाई कॉनकेव? बाई कॉनकेव है। बताइए इसमें न्यूक्लियस है कि नहीं है? नहीं है। और न्यूक्लियस नहीं के साथ साथ सेल ऑर्गेनेल भी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है। क्यों नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया? क्योंकि भगवान ने हीमोग्लोबिन को यहां प्लेस किया और उन्हें मालूम है कि हीमोग्लोबिन को मुझे क्या देनी है? ऑक्सीजन। फिर से बोलो। और कौन सा प्रोडक्ट बनाना है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर से बोलो। और अगर मैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने लगा तो क्या दूंगा? ऑक्सीजन। और अगर मैंने रख दिया क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो ऑक्सीजन कौन ले जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो बताओ जो ट्रांसपोर्ट होगा वो एफिशिएंट होगा कि नॉन एफिशिएंट? इनएफिशिएंट होगा। इसका मतलब जो चोर है उसके द्वारा आप अपना खजाना भेज नहीं सकते। क्यों? क्योंकि खजाना भेजोगे तो बताओ खजाना लुट जाएगा। यस। तो चोर कौन? तो माइटोकॉन्ड्रिया रखेंगे कि नहीं? नहीं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या चाहता है? ऑक्सीजन। बोलते हैं ज्यादातर मैमल की बात चल रही है। कल को तुम बेटा फ्रॉग के बारे में पूछोगे तो फ्रॉग की आरबीसी में बेटा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस होता है। तो याद रखना ये जो कहानी चल रही किसके बारे में चल रही है? मैमल। दो मैमल के नाम याद रखना। वन इज नोन एज कैमल। फिर से बोलो। दूसरा कौन? लामा। ये भी कैमल जैसा ही प्राणी है, कैमल एंड लामा। इनकी आरबीसी बाई कॉन्वेक्स होती है। बोलो कैसी होती है? बाई कॉन्वेक्स। और कुछ किताबें ये कहती हैं, मैं पहले से सॉरी बोलते हुए बोल रहा हूँ, कुछ किताबें ये बोलती हैं कि ये लोग न्यूक्लियस भी रखते हैं। क्या रखते हैं? न्यूक्लियस। पर एनसीईआरटी ऐसा कोई बात नहीं करती, इसलिए मैं चुपचाप इस पॉइंट को हटा देता हूँ।
अदरवाइज सारे मैमल में सारे न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। पर अगर किसी दिन ये क्वेश्चन बन जाए कि कौन सा मैमल ऐसा है जिसमें न्यूक्लियस होगा आरबीसी में, और ऑप्शन में कौन हो, कैमल एंड लामा, लगा दीजिएगा। अदरवाइज कैमल और लामा में भी न्यूक्लियस है कि नहीं है, इस पे कंट्रोवर्सी है। हाँ, पर इस बात में कंट्रोवर्सी नहीं है, शेप में। बताओ ये कैसा है, बाई कॉनकेव और ये बाई कॉन्वेक्स। अगर बाई कॉन्वेक्स आ जाए तो धड़ल्ले से आंसर लगाओ, बोलो कौन, कैमल एंड लामा। चलो, बड़ा मुश्किल है यार मेरे लिए, बंद करो। मैं बता रहा हूं ना, तुम्हारी कंसंट्रेशन मेरे साथ कितनी बनती मैं ही जानता हूं। और मैं पूरे साल नहीं, वो तो चार्जिंग के लिए है। सब बंद कर दो ऊपर। यस, सूर्य बाबू मिलेगा नहीं। अगर हम गर्मी में हैं तो तुम भी गर्मी में रहो। बताओ सबसे ज्यादा एबंडेंट कौन सी सेल है? आरबीसी। फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल है कितनी है? अगर भूल जाना तो 50 लाख से 55 लाख 100 ml में पर मिलीमीटर क्यूब। एक शेप अगर देखा जाए आरबीसी का, बाई कॉनकेव, कॉन्वेक्स कॉनकेव, न्यूक्लियस, ज्यादातर सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म है, जिंदा है, जिंदा है। यस। बताओ कैमल और लामा भी मैमल है? कैमल मतलब हाथी, ऊंट। ऊंट और लामा में भी आरबीसी होती हैं। आरबीसी में न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है? ये कंट्रोवर्सी है, लेकिन ये कैसी होती हैं, बाई का। पर अगर कोई पूछ ले कि न्यूक्लियस वाली आरबीसी इन मैमल, बोलो कैमल, पक्का। और इनके अंदर एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट का नाम हीमोग्लोबिन। क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन का अमाउंट 12 ग्राम से लेकर 16 ग्राम पर 100 ml। और कल मैंने इसका एवरेज पढ़ाया था, बोलो क्या, 15 ग्राम पर 100 ml। 12 से 16 तक पर 100 ml। याद रखना, अगर आरबीसी का नंबर अपने नंबर से बढ़ जाए, इट इज नोन एज पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया इज इंक्रीज इन आरबीसी नंबर। आरबीसी के नंबर में इंक्रीमेंट हो जाए, इट इज नोन एज पॉलीसाइथीमिया। और अगर आरबीसी का नंबर कम हो जाए, इट इज नोन एज अनीमिया, अ काइंड ऑफ अनीमिया। मैं अनीमिया शब्द के साथ छोड़ दे रहा हूं। इफ द आरबीसी कम, देन हीमोग्लोबिन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन अगर अपने आप कम हो जाएगा तो बताओ बीमारी का नाम अनीमिया। ठीक है। वैसे तो इस शब्द को बोलते हैं इरेथ्रोसाइटोपीनिया। उतना बड़ा शब्द तुम समझा नहीं पाओगे। पीनिया का मतलब कमी, ठीक है, पर आप इसे क्या बोलोगे? अनीमिया। आरबीसी का नंबर बढ़ जाए तो, अगर कल को मैं क्वेश्चन पूछूं कि आरबीसी का न्यूक्लियस 2 लोग कि 3 लोग, आरबीसी का न्यूक्लियस कहाँ हो? आज यहां नहीं हो, तबीयत ठीक नहीं है। आरबीसी का न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म होगा, हीमोग्लोबिन होगा, सफेद सफेद की लाल लाल, कौन, कब? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ना हो तो स्लाइट ब्लू। इसलिए वेन को देखोगे तो हरी दिखाई पड़ेगी, थोड़ी ब्लूइश दिखाई पड़ेगी। याद रहेगा? हटा दें। आरबीसी खत्म। आरबीसी के बाद आता है प्लेटलेट्स। भैया आरबीसी बनती कहाँ थी?